नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर की अपराध की एक घटना लेकर आया हूं। मैंने आपसे परसों, बल्कि नरसों, जो 371 पार्ट जब अपलोड किया था, तो ये बताया था कि मैं 2 दिन के लिए अनुपस्थित रहूंगा अपने राजकीय कार्य से। मैं दरअसल, जो हमारा यूपीडा का बड़ा प्रोजेक्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाना था। कल वो प्रोग्राम शाहजहांपुर में संपन्न हुआ और कल देर रात में वहां से आ पाया। करीब 600 किलोमीटर लंबा ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जो इलाहाबाद यानी वर्तमान के प्रयागराज से मेरठ तक आएगा, और मेरठ में वो दिल्ली अ, देहरादून जो सड़क है, मुख्य मार्ग है, उससे जुड़ जाएगा। यानी वो प्रयागराज से और दिल्ली तक के लिए बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जैसा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ करता था या हुआ करता है, जिसका भी पिछले महीने 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन या लोकार्पण किया था। खैर, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं उसी दौर की एक घटना लेकर। यह वाकया है 21 अगस्त 2001 का। प्रतापगढ़ से कानपुर को चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये रेगुलर गाड़ी है और प्रतापगढ़ से कानपुर यानी बीच के स्टेशंस को कैटर करती है। और इसमें जो इंटरसिटी, आप जानते हैं कि डेली कम्यूटर्स के लिए या रोज आने जाने वालों के लिए लगभग सभी बड़े स्टेशनों से पास के छोटे स्टेशन तक चलाई जाती है। जैसे लखनऊ कानपुर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इंटरसिटी का। सुबह लोग जो लखनऊ से कानपुर किसी काम से आते हैं या कानपुर से लखनऊ किसी काम से जाते हैं, उनके लिए रोज के आने जाने के लिए है। दरअसल लगभग 1 महीने पहले 3 महीने पहले 25 मई 2001 को प्रतापगढ़ जिले में ही पड़ने वाले अंतु रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन डकैती हुई थी। बड़ी ट्रेन डकैती हुई थी। ट्रेन डकैतियाँ वर्तमान समय में जो नए लड़के हैं, जो नई जनरेशन है, इनको उतना आइडिया नहीं होगा जितना पुराने लोगों को ट्रेन डकैती का आइडिया है। मैंने ट्रेन डकैती के बारे में एक एपिसोड और किया था पहले। आज ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक ही महीने में 2 अलग अलग ट्रेन डकैतियां हुई थीं और दोनों में बहुत ही खौफनाक मंजर था। तो 25 मई को जो अंतु रेलवे स्टेशन पर डकैतों ने एक डिब्बे में तांडव किया, उसमें कुल 78 लोग सवार थे। लगभग सभी को लहूलुहान कर दिया गया। सबका सामान, रुपया, गहना सब लूट लिया गया। महिलाओं के साथ बेअदबी की गई। और 1 घंटे तक इत्मीनान से ये लूटपाट चलती रही। और पुलिस हमेशा की तरह, उस जमाने की पुलिस की तरह, हमेशा घटना के बाद में आई थी। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। इसलिए हल्ला गुल्ला हुआ क्योंकि ये अमेठी होकर जाती है और अमेठी गांधी परिवार का बहुत पुराना लोकसभा क्षेत्र है, या उनका क्षेत्र है, या उनके लोग रहते हैं। तो ज़्यादातर लूटने वाले लोग अमेठी से थे, इसलिए बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। अखबार में पन्ने दर पन्ने इस बैंक डकैती के लोगों के रिएक्शन, फोटोग्राफ और खबरें छपती रहीं। दबाव पड़ा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी पर। तो एक आदेश किया गया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस को प्रतापगढ़ से कानपुर तक एक पुलिस एस्कॉर्ट लेकर जाएगी, जिसमें कम से कम 1 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही सशस्त्र नियुक्त किए जाएंगे। और जब कानपुर से यहाँ आएगी तब भी 1 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही उसे एस्कॉर्ट करके प्रतापगढ़ तक ले आएंगे। अमेठी इसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है। खैर, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और यह आदेश का पालन तुरंत शुरू कर दिया गया ताकि यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। पैसेंजर सिक्योरिटी पर वैसे भी रेलवेज की
तमाम खिंचाई होती रहती है, हमेशा होती रहती है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट का मसला हो, चाहे ट्रेन में किसी बड़ी घटना का मसला हो, ट्रेन की किसी डिब्बे में आग लग जाने का मसला हो। तो मैं बता रहा था 21 अगस्त को, 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। 20 अगस्त को उनके जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेठी में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम समाप्त हो गया, लोग वापस जाने की तैयारी में थे। ऐसे में सुल्तानपुर जनपद के संग्रामपुर और धम्मौर जिले के 7-8 लोग जो बेसिकली डकैत थे, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ आए हैं, एक आयोजन में मुझे लाया गया है, आयोजन हो गया, चलते समय कुछ हाथ साफ कर दिया जाए, 2-4 महीने का खर्चा निकल आएगा। अमेठी के एक होटल में इन 6-7 लोगों ने जमकर छक्कर शराब पी और फिर अमेठी रेलवे स्टेशन पर आ गए। इंटरसिटी प्रतापगढ़ से आते समय थोड़ा सा लेट हो गई थी, करीब 15 मिनट 20 मिनट लेट हो गई थी। जैसे ही ये गाड़ी अमेठी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ये 6-7 डकैत जिन्होंने अब तक खूब छक्कर शराब पी ली थी, वो एक बोगी में चढ़ गए। ट्रेन जैसे ही चली, उसके 15-20 मिनट बाद जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, तो इन सब ने चाकू, कट्टे, तमंचे और एक पंजा होता है, पंजा हाथ की 4 उंगलियों के बीच में उसमें खाने होते, इसमें फंसा दिया जाता है। तो बाहर की तरफ इसमें बहुत ही नुकीले 4 हुक होते हैं, काफ़ी मोटा होता है, लोहे का होता है, ताकि आप इससे अगर वार करें या किसी को खरोंच लें तो उसे बहुत गहरा जख्म हो जाएगा। 2-3 के पास ये पंजे, इसको पंजा लोकल लैंग्वेज में से पंजा कहते हैं, कहीं कहीं से खूनी पंजा भी कहते हैं। तो ये पंजा और कट्टे और चाकू निकाल के इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां देकर एकदम से हल्ला मचा के यात्रियों को डरा दिया। यात्रियों की लूटपाट इन्होंने शुरू की और जिस किसी ने भी विरोध किया उसे उसी पंजे से ऐसा खुरस दिया कि उसके शरीर में खून ही खून, लहूलुहान हो गया। तमाम के चेहरों पर पंजे से जब रगड़ा गया तो 4 निशान ऐसे खरोंच के, और इनमें से खून बहने लगा। डकैतों ने सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रतापगढ़ के फील्ड अफसर M.K. महिंद्रा, उनसे 2 सोने की अंगूठी, 2 घड़ियां, 1 टेप रिकॉर्डर, और उस समय वॉकमैन बहुत चलता था, लोग अपना रख के और कान में ईयरफोन लगा के गाने सुना करते थे जहां लंबी दूरी की उन्हें यात्रा करनी हो, वो छीन लिया। उसके बाद उनके ठीक बगल में बैठी श्रीमती नैमुल निशा, वाइफ ऑफ नूर मोहम्मद, रेजिडेंट ऑफ पिटई का पुरवा, थाना कोतवाली, नगर प्रतापगढ़, इनसे 2 सोने की अंगूठियां छीन ली। उसके बाद इन्होंने कान में बालियां पहन रखी थी, उनको उतारने के लिए कहा। श्रीमती नैमुल निशा हड़बड़ी में उन कान की बालियों का जो उसमें स्क्रू होता है वो खोल नहीं पाई, तो दोनों ही कान की बालियां झटके से खींच लीं और उनके दोनों ही कान कट गए, बुरी तरह से ब्लीड होने लगे, उनके पूरे कपड़ों में खून खून हो गया। फिर वो जो 6 मतलब नीचे ऊपर मिला के 4 बर्थ का जो हिस्सा होता है, उसके जब अगले हिस्से में गए तो वहां डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस अमेठी के कर्मचारी राम अभिलाष यादव, सरदार गुलाब सिंह, राजेश कुमार, इरशाद, जनक दुलारी, इन सबको लूट लिया। इसी डिब्बे में, उसी पोर्शन में, नीचे वाली बर्थ पर ओवीसी प्रतापगढ़ के सचिव, रेलवे का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके सचिव, और रेलवे में कोचिंग क्लर्क के पद पर काम करने वाले राम आश्रय यादव और दूसरे एम्प्लॉय गोपाल चंद भी आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे। पहले जो डकैत आया उसने तमंचा कनपटी पर लगाया और श्री गोपाल चंद से पैसे के लिए कहा कि जो पैसा हो निकाल दीजिए। गोपाल चंद ने अपनी घड़ी और जेब में रखे हुए 400 रुपए
उसको निकाल कर दे दिए। फिर राम गोपाल की तरफ मुड़े, उसकी तरफ, रामविलास की तरफ मुड़े, रामाश्रय की तरफ। तो राम गोपाल ने विरोध किया कि भाई कुछ पैसे दे दीजिए, हमको स्टेशन पर उतर के टेम्पो से अपने घर जाना है। इतना सुनते ही वो डकैत गोपाल चंद्र की तरफ पलटा और उनसे एक गोली मार दी। गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई। जब वो डकैत से बात कर रहे थे गोपाल, और वो पलट के उसने तमंचा से अपने गोली मार दी, गाली दी, इसी बीच में रामाश्रय को मौका मिल गया। रामाश्रय ने अपने पास जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, निजी रिवॉल्वर थी, वो उन्होंने निकाली और डकैत को सटाकर गोली मार दी। घायल डकैत डिब्बे की गेट की तरफ भागा। रामाश्रय उसके पीछे पीछे हो गए। रास्ते में उसे दो और डकैत जो पहले उनको लूट कर आगे की तरफ बढ़ गए थे, वो दिखाई पड़े। रामाश्रय ने उन दोनों को भी एक एक गोलियां मार दी। वो दोनों और जो पहले डकैत घायल हुआ था, ये सब गेट की तरफ भागे। गेट पर खड़े हुए डकैत ने फिर रामाश्रय की तरफ, उनके रिवॉल्वर की तरफ झपटने की कोशिश की। रामाश्रय ने उसको भी गोली मार दी। 4 लोगों को गोली लग गई, 4 डकैतों को। बाकी डकैतों में अफरा तफरी हो गई। सारे एक साथ भागकर गेट पर आए और उन्होंने घायलों को चलती गाड़ी से नीचे ढकेल के खुद चलती गाड़ी से कूद गए। अब चूंकि इसी गाड़ी में 2-3 महीने पहले डकैती पड़ी थी और बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ था, और जीआरपी ने डिसाइड किया था कि गाड़ी जाते समय इसमें पूरी स्कॉट लगेगी, सब इंस्पेक्टर और सिपाही रहेंगे। तो ठीक बगल वाले डिब्बे में थानाध्यक्ष जीआरपी प्रतापगढ़ स्वयं अपने 4 सिपाहियों के साथ मौजूद थे। बगल के डिब्बे में गोली चलने की आवाज सुनकर वो और उनके सिपाही गेट पर आ गए। जितना वो झांक सकते थे, उन्होंने देखा कि डिब्बे से 1-2 आदमी नीचे ढकेल कर गिराए जा रहे हैं। तब तक शोरगुल में पीछे पीछे और जो यात्री आए, डकैत डकैत कह के चिल्लाए। इतना उनको अंदाज लग गया कि ये जो नीचे कूद रहे हैं या जो गिरे हैं, ये डकैत हैं। उन्होंने भी उन गिरते हुए आदमियों पर गोलियां चलाई। पहले उन्होंने चेन खींचकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। इस अंदाज पर उनके सिपाहियों के पास जो गोलियां थी, उन्होंने चलाकर खर्च कर दी। थोड़ी देर जब वो गाड़ी नहीं रुकी, तो थोड़ा आगे जाकर रेलवे स्टेशन अंतु पर वो गाड़ी अपने आप रुक गई। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। जो लोग घायल थे वो भाग के नीचे आ गए। बाकी सारे लोग भी नीचे आ गए। लूटे पिटे थे वो भी नीचे आ गए, और रामाश्रय और गोपाल ये दोनों भी नीचे आ गए। पूरी बात ट्रेन का एस्कॉर्ट कर रहे प्रतापगढ़ के जीआरपी के एसओ और उनके सिपाहियों को बताई। सेट पर हल्ला हुआ, लोकल फोर्स आ गई। ये लोग भाग के उस जगह पहुंचे जहां पर ये बदमाश कूदे थे। वहां जाकर देखा कि 2 तो मरे पड़े हैं, एक उनमें जिंदा है जिसका नाम था दिलीप सिंह, सन ऑफ रणधीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ हंडौरिया, थाना धम्मौर, जनपद सुल्तानपुर। उससे पूछताछ की गई, कितने लोग थे, उसने सबके नाम बता दिए। जो मरे हुए थे उनकी भी शिनाख्त करके बता दी, और जो बाकी शामिल थे वहां से भाग गए। और हर हाल में उनको चोट लगी होगी, क्योंकि अच्छी स्पीड की चलती हुई ट्रेन से कूदे थे। उसने नाम बताया कि अगल बगल के गांव के महादेव, सुभाष, धर्मेंद्र, सर्वेश, डब्बू और शिंपू, इतने लोग हम लोग ट्रेन में सवार हुए थे। वहां पर फंक्शन अटेंड करने के बाद शव को और दिलीप को भी अस्पताल की तरफ रवाना किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिलीप ने भी दम तोड़ दिया। बाद में धीरे धीरे करके अगले 15-20 दिनों में बाकी के जिन लोगों का नाम उसने बताया था, जो शामिल थे इस डकैती में, वो पकड़े गए।
जिला प्रशासन प्रतापगढ़ और जीआरपी ने राम आश्रय को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। कि अभी एक डकैती हुई, उसमें वो कुछ नहीं कर पाए। दूसरी डकैती में रामाश्रय की वजह से 3 डकैत मारे गए और इससे जीआरपी की थोड़ी सी इज्जत बन गई कि अगर फिर ये डकैती हो जाती, फिर कोई इन्हें पकड़े जाते, फिर उतना ही हल्ला गुल्ला होता जितना पिछली डकैती में हुआ था। पर इसके थोड़े ही दिन बाद 6 सितंबर 2001 को आगरा फोर्ट से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली 5314 ए डाउन मरुधर एक्सप्रेस ये आगरा फोर्ट से रवाना हुई। पटियाली रेलवे स्टेशन तक वो बिल्कुल राइट टाइम पहुंच गई। 11:50 रात में ये पटियाली पास हो गई और जैसे ही 7-8 किलोमीटर आगे गई, वैसे ही नर्थर रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले डकैतों ने हॉर्स पाइप कहते हैं जिनको, जो वैक्यूम होता है जिसको तोड़ देने, काट देने या निकाल लेने से ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ट्रेन डकैत थे, उन्होंने हॉर्स पाइप निकाल दिया और ट्रेन खड़ी हो गई। ट्रेन खड़ी होते ही डकैतों ने अपना काम शुरू कर दिया और पहले से फिक्स इस घटना में जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई, वहां आसपास झाड़ियों जंगलों में छिपे हुए 10-15 डकैत और उस डिब्बे में चढ़ाए। सबसे पहले उन्हें आरपीएफ पीलीभीत में तैनात सिपाही रघुनंदन लाल दुबे वो अपनी बर्थ पर आरपीएफ की अपनी वर्दी लेटे हुए सो रहे थे। उनको 3 बदमाशों ने कट्टा दिखाया और कहा, घड़ी, अंगूठी और पैसा जो कुछ हो निकाल दो। रघुनंदन दुबे ने इसका विरोध किया। उनका बेटा भी उनके साथ था, उसने भी इसका विरोध किया। बदमाशों ने रघुनंदन दुबे को गोली मार दी। उनकी वहीं मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनकी घड़ी, अंगूठी और पैसा, कैश जो उनके जेब में था, वो सब निकाल लिया। वहीं से थोड़ी दूर पर श्री दुबे के साथ के ही एक और सिपाही वीरेंद्र सिंह यादव भी लेटे हुए थे। हल्ला गुल्ला सुनकर वो बैठ गए। इस बार डकैतों ने वर्दी में दिखे उस सिपाही को देखते ही गोली मार दी। उनकी भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। डिब्बे में करीब करीब 50 यात्री उस समय मौजूद थे। उनको डकैतों ने तबीयत से लूटा, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। महिलाओं के बहुत छोटे छोटे जेवर, नाक के, कान के, पायल, बिछिया, ये भी उतार लिए। इन 50 में से जिन 3-4 यात्रियों ने बदमाशों का विरोध किया, बदमाश उन्हें अपने साथ ट्रेन के डिब्बे से उतार ले गए। बाकी को छोड़ दिया। उनमें से 2 फौजी थे जो छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे। उनको वो जंगलों में, बीहड़ों में ले गए। बीहड़ का इलाका है ये, नरथर के पास का। उन दोनों को फिर उनके घर पे कांटेक्ट किया गया, उनसे फिरौती की रकम वसूली गई उनके परिवार वालों से। तब उन 2 फौजियों को छोड़ा गया। जब लूटे पिटे घायल यात्री सब अगले रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो जीआरपी ने उनका मुकदमा लिखा। गंभीर घटना थी। 2 सिपाही वर्दी में गोली से मारे गए थे। 50 के 50 यात्री लूटे थे। यात्रियों में जो कम उम्र की महिलाएं या लड़कियां थीं, उनके साथ बदसलूकी हुई थी। बहुत ढूंढाई हुई, बहुत कॉम्बिंग हुई। पुलिस जो अपनी तुरंत, चाहे दिखाने के लिए, चाहे अदरवाइज भी जो कार्रवाई कर सकती थी वो की, लेकिन किसी का पता नहीं चला। 10 दिन बाद जब ये पता लगा कि ये 2 फौजी लोग अपहरित हुए थे और पैसा देकर वापस लौटे हैं, पुलिस उन पर टूट पड़ी। कहाँ ले गए थे, किस जगह ले गए थे, कितने आदमी थे, कितना पैसा दिया, कैसे बात हुई, रैंसम की बात किसके थ्रू पता लगी, कहाँ से खबर आई, कौन पैसा लेकर गया था, जहाँ पर गया था वहाँ जो देने आया था उसका हुलिया क्या था। ये तमाम सवाल जो हमेशा पुलिस पूछा करती है, ये सवालों की झड़ी लगा दी गई।
बाद में पता लगा कि जिन लोगों ने ये पैसा लिया था, जिन डकैतों ने, वो निर्भय गुजर का गैंग था और नॉन गैंग मेंबर्स थे जो सालों साल से फरार चल रहे थे और पुलिस इनको छू भी नहीं पाई थी। नाम सुनते ही पुलिस फिर खुद भी और सारे प्रकरण को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। पूरी जानकारी ये हुई कि उस जमाने में अपहृत को पकड़ कहते थे, अभी भी पकड़ ही कहते हैं। ये पकड़ उस समय बेची जाती थी, एक बड़ी लंबी चेन थी। कस्बों में, गांवों में, गिरावों में ये पता लग जाए कि इसने जमीन बेची है, इसके पास लाख रुपए आ गए हैं, 50,000 आ गए हैं, तो वहां के आसपास के छोटे मोटे जो बहुत कैजुअल टाइप के मेंबर हुआ करते थे, वो किसी न किसी बहाने उनको जंगल में ले जाते थे, फिर बीच के किसी गैंग को 10-5 हजार रुपए में बेच देते थे। वो ले जाकर जो बड़े डकैत उस जमाने के थे, निर्भय गुजर टाइप के, उनको वो ज्यादा रकम में बेच दिया करते थे और फिर निर्भय गुजर या उनके गैंग के लोग उनसे बड़ी रकम वसूल लेते थे। पुलिस की तफ्तीश में यह आया कि इन दोनों को भी इसी तरह ये जो गैंग था, ये छोटा मोटा कोई कैजुअल टाइप का गैंग था, ले जाकर उसने निर्भय गुजर के गैंग को 10-10 हजार रुपए में ये पकड़ बेच दी और बाद में 70-80 हजार रुपए या 1 लाख रुपए लेके निर्भय गुजर ने इन दोनों को छोड़ा। आज की दोनों घटनाओं से आपको अंदाजा लग गया होगा कि उस दौर में, उस जमाने में, उस कालखंड में, उस टाइम पीरियड में लोग जान हथेली पर रखकर रेल की यात्रा करते थे, ट्रेन में सफर करते थे, जबकि उस जमाने में ट्रेन ही यात्रा का सबसे सुरक्षित माध्यम था। आज जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, ये उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। कोई मेजर रोड जीटी रोड को छोड़कर, और जीटी रोड की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। बड़े बड़े कस्बों और शहरों में जो जिससे ये होकर जाती है, अतिक्रमण की वजह से 2-2 घंटे, 2.5 घंटे बड़े कस्बों में जीटी रोड पर चलने वाले वाहन भी फंस जाया करते थे। आज भी जीटी रोड की वही दुर्दशा है। ये तो पिछले 10-15 सालों में जब ये हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर काम शुरू हुआ और अंडरपास और ओवर ब्रिजेस बनाए जाने लगे, तमाम बड़े कस्बों, बड़े शहरों को बाईपास किया जाने लगा, कस्बों के ऊपर से फ्लाईओवर्स बनने लगे, तब सड़क की यात्राएं कुछ सुरक्षित और कुछ आसान हो गईं। पहले चूंकि लंबी दूरी की बसें बिल्कुल नहीं चल पाती थीं, समय का कोई अंदाजा नहीं। लखनऊ से दिल्ली अगर जाना हो जीटी रोड के थ्रू, लखनऊ से कानपुर और फिर कानपुर से दिल्ली, तो पहुंचना मुश्किल होता था 15-16 घंटे में भी। हवाई यात्रा आज के मुकाबले में 4-5 गुना महंगी थी, सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बहुत बाहर। तो सिवा रेल से यात्रा करने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्या करे आदमी, जाना ही था तो रेल से लोग जाते थे, वो उनकी मजबूरी थी। आप रेल के डिब्बे में परिवार सहित बैठे, कब ये डकैत बड़ी संख्या में घुस आए। आप शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, किसी के मरने जीने में जा रहे हैं, जो एक एक पाई आपका तलाशी करके निकाल लेते थे, मारते अलग से थे, ज्यादा विरोध किया गोली मार देते थे। क्या मंजर रहता होगा उस जमाने में। और जो भी घंटे, आधे घंटे, कभी कभी 3-3, 4-4 घंटे एक डिब्बे को लूटते थे, पुलिस तक खबर होने का कोई चैनल नहीं था, कोई जरिया नहीं था। इन 3-4 घंटों में अगर कम उम्र की लड़कियां या महिलाएं उस डिब्बे में हैं तो उनके साथ बदसलूकी हर हाल में होती थी। मारे शर्म के कभी इसकी वो शिकायत भी नहीं कर पाती थी, लेकिन लोगों के सामने, दूसरे यात्रियों के सामने जिन महिलाओं और लड़कियों की बेइज्जती होती होगी, वो कभी जिंदगी में ट्रेन डकैती को नहीं भूल पाएंगी। क्योंकि वो दौर था जब मोबाइल फोन नहीं थे। कंट्रोल रूम में जो डायल 100 या डायल 112 का जो सिस्टम था, वो था ही नहीं, वो स्ट्रांग नहीं था। पहले जिलों में एक कंट्रोल रूम हुआ करते थे, लैंडलाइन से उनमें फ़ोन किया जा सकता था, लेकिन ट्रेन में लैंडलाइन का कोई सवाल ही नहीं था। जब मोबाइल भी आ गए, उसके बाद भी ये ट्रेन डकैतियाँ कम नहीं हो पाई थी। कारण उसका ये था
कि मोबाइल रूट्स में पूरा रूट नेटवर्क से कवर्ड नहीं था, किसी मोबाइल नेटवर्क से। किसी किसी मोबाइल के नेटवर्क थे ज़रूर, लेकिन 15-15, 20-20 किलोमीटर के स्ट्रेच पर ये मोबाइल नेटवर्क नहीं आते थे। जो उस ज़माने में 2001 से 2005 या 7 तक जिन्होंने सफ़र किया होगा, उनको आइडिया होगा कि बहुत लंबी लंबी दूरी, अब भी नहीं होते हैं कहीं कहीं, लेकिन 2-4-6 किलोमीटर अगर शेडो एरिया है या डार्क एरिया है, उसके बाद आपको नेटवर्क मिल जाता है। और कुछ कुछ सर्विस प्रोवाइडर का अच्छा नेटवर्क मिलता है और कुछ कुछ के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। आज के दौर में ये ट्रेन डकैतियाँ सिर्फ उसी स्ट्रेच में संभव हैं जहाँ 15-20 किलोमीटर तक कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कोई का मतलब किसी भी कंपनी के मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। इसीलिए पिछले 10 सालों में मैं जहाँ जहाँ तैनात रहा हूँ, अभी जून 2021 से पहले इस तरह की ट्रेन डकैतियाँ मेरे जुरिस्डिक्शन में कभी न मेरे संज्ञान में आई और न ही लिखाई गई कहीं पर। चेन में मोबाइल फ़ोन की छिनैती, पर्स की छिनैती और चेन जो आप अगर गेट के पास बैठे हैं या बैठी हैं, या हाथ बाहर करके ट्रेन में आपका हाथ बाहर है, या आप बहुत सट के बैठी हुई हैं, तो जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन में हल्की सी स्पीड आ जाती है, तब इस तरह की घटनाएं तो होती हैं कि आपकी चेन छीन कर कोई भाग गया। जब तक आपको होश आए, ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर से ऊपर हो गई। आपका अगर मोबाइल उनकी जद में है तो गेट पर खड़े खड़े मोबाइल छीना और कूद गए। आप जब तक हल्ला चिल्लपो मचाएंगे, तब तक वो ट्रेन आपकी स्पीड पकड़ चुकी होगी। उसके रुकते रुकते भी ये कहीं गायब हो जाएंगे। तो ये पिछले 10 सालों से, भला हो इसी फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का, कि 10 सालों से इस तरह की जो घनघोर टाइप की ट्रेन डकैतियाँ हुआ करती थी, वो अब नहीं होती हैं। 1990 में जब मैं अंडर ट्रेनिंग डीएसपी था प्रतापगढ़ जिले में, तो ट्रेनिंग में जाने के महीने भर या 1.5 महीने के भीतर ही प्रतापगढ़ में एक चिलबेला रेलवे स्टेशन है, सब लोग जानते होंगे। चिलबेला रेलवे स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ट्रेन डकैती पड़ी, पूरा डिब्बा लूट लिया। जब थाने से पुलिस गई, वहां पता लगा, खबर हुई, मेरे उस समय के एसपी थे श्री वीके गुप्ता, जो डीजी होकर रिटायर हो गए हैं। मैं अंडर ट्रेनिंग बिल्कुल नया, पुलिस विभाग में ही बिल्कुल नया नया, मैं पुलिस लाइन कैंपस के भीतर ही एक बने हुए आवास में रहा करता था। अकेला रहता था उस समय, शादी भी नहीं हुई थी। फौरन एक सिपाही ने रात में दरवाजा खटखटाया। रात में 2, सवा 2 बज रहे होंगे या 3 बज रहे होंगे। उसने कहा कि कप्तान साहब ने, यानी एसपी साहब ने आदेश किया है कि आप फौरन चिलबिला के आगे एक ट्रेन डकैती हुई है, वहां पहुंचें। मैंने भी जल्दी जल्दी में वर्दी डाली अपनी और मैं मौके पर पहुंचा। वो मौका आज तक मैं नहीं भूला हूं। 50-60 लोग, सब घायल, कहीं न कहीं से ब्लड निकल रहा है, सिर से ब्लड निकल रहा है, चेहरे से ब्लड निकल रहा है, हाथ में, पैर में, लुटे पिटे लोग। उनका चिल्लाना, उनका दर्द से कराहना मैं भूल नहीं सकता। उसी में 2 सिपाही जिनकी वर्दी खून से बिल्कुल लाल, उनकी भी दोनों 303 की राइफलें, पहले वही राइफलें चला करती थी, वो दोनों ही उस गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। पूरी 65 या 66 लोग उस डिब्बे में थे। उनको लूट के, सिपाहियों को लहू लुहान करके, उनकी दोनों राइफलें छीन कर ये ट्रेन डकैत चले गए थे। ऐसा दौर था उस समय, 85 से लेके और 2005 2008 तक समझ लें आप। और उस पीरियड में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, उसके बाद से लेके, और ख़ासकर इधर 2000 से 2004 के बीच में जो मेरे पास रिकॉर्ड है, 98 से जब एसटीएफ बनी और उसके बाद से
2004-5 तक करीब 50 ट्रेन डकैतियाँ हुई थी उत्तर प्रदेश में अकेले। पिछली बार जब मैंने ट्रेन डकैती के बारे में बताया था तो तमाम लोगों ने अपने साथ हुई ट्रेन डकैती के किस्से लिखे थे, लेकिन ये भी उसी दौर के थे। ये सही है कि अब इस तरह की ट्रेन डकैतियाँ नहीं होती हैं, लेकिन छोटी मोटी ट्रेन के चलने के 5-7 मिनट के भीतर ही जो घटनाएं होती हैं। मैंने एक बार और आपसे बताया था कि आप किसी भी दूसरी जगह जाते समय, अगर आप ट्रेन में हों, आप गाड़ी में हों, आप बस में हों, तो कंट्रोल रूम के नंबर को इस तरह फीड करें कि जब आप कॉन्टैक्ट्स को खोलें, कॉन्टैक्ट को टच करें स्क्रीन पर, तो सबसे पहले वही नंबर आए। उसका जो बहुत अच्छा तरीका मुझे लोगों ने, सबऑर्डिनेट्स ने ही बताया, बाकी लोगों ने बताया कि ए नंबर सबसे पहले आता है, उसको AA कर दीजिए, AAA कर दीजिए, 4 बार A कर दीजिए, तो उससे ऊपर फिर कोई चीज़ नहीं आएगी। AAA कंट्रोल रूम कर दीजिए, AAA पुलिस कर दीजिए। तो आप चोरी से भी, अगर मान लिया आपके सामने कोई इस तरह की गंभीर परिस्थिति आ गई, आप कॉन्टैक्ट को पुश करेंगे, पहला नंबर आएगा, उसको डायल कर दें। हो सकता है आप उस समय बोलने की स्थिति में ना हो, कंट्रोल रूम फ़ोन उठाएगा, वो जो आवाज़ आसपास आ रही होगी उसको देखेगा और रिकॉर्ड हो जाएगी वो, फिर वो आपके फ़ोन को ट्रैक करेगा, लोकल पुलिस को बताएगा। तो आप सिर्फ डायल ही कर देंगे तो 15 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में पुलिस आ ही जाएगी, और अगर घटना कोई हो रही है तो रुक जाएगी, और घटना नहीं हुई है तो बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं किस्सा गोई परिवार को फिर से एक बार ये कहता हूँ कि आप कंट्रोल रूम के नंबर को सबसे ऊपर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखने के लिए सबसे ऊपर AA कर दें, AA 112 कर दें, AAA 112 कर दें, AAA पुलिस कंट्रोल कर दें, AAA इमरजेंसी लिख दें, कुछ भी लिख दें, ताकि आपको ढूंढना न पड़े। तमाम नए एंड्रॉयड फ़ोन में अब तो इमरजेंसी नंबर करके फीडेड नंबर ही आने लगे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के लिए, आप अपनी आसानी के लिए, क्योंकि आपका मोबाइल है, आप ऑपरेट करते हैं, आप जब कॉन्टैक्ट्स खोलते हैं तो कौन सा वर्णमाला का कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है, उसी को 2 बार 3 बार रिपीट कर दें, तो उसके ऊपर फिर कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और आपके साथ इस तरह की अगर कोई घटना और हुई हो, आसपास हुई हो, तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इन घटनाओं के बताने का मकसद ये है कि ये होता था, लेकिन अब नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है। अभी तो जैमर्स का इस्तेमाल पब्लिक के लोग नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में ही जैमर लगाए जाते हैं, जेल में जैमर लगाया जाता है, VVIP के विजिट के समय आगे आगे जैमर की गाड़ी चलती है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम न कर सके। कल को अगर डकैतों के पास जैमर की कोई छोटी डिवाइस आ गई फिर तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हर जैमर का एक एरिया होता है। अगर बगल के डिब्बे में वो जैमर काम कर रहा है तो पीछे के डिब्बे तक उसका प्रभाव निश्चित रूप से नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सुरक्षा के लिए, बगल वाले की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। तो आप हमें मेल करके बताएंगे तो मैं उसको ज़रूर शामिल करूँगा। मेरी मेल आईडी वही पुरानी rajeshpande61@gmail.com, RAJESHPANDEY61@gmail.com। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।